खासतौर पर मैं क्राइम तक फैमिली के हर मेंबर को दुनिया के जिस जिस कोने में है उनसे बड़ी गुजारिश के साथ कहूँगा कि इस कहानी को ज़रूर सुनिए, और इसलिए सुनिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेल आते हैं क्राइम तक फैमिली मेंबर के। उनमें यह है कि एक बड़ी तादाद में लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, बहुत सारे इंडिया में भी हैं लेकिन अलग अलग शहरों में हैं, और एक बड़ी तादाद ऐसे हैं जिनके बुज़ुर्ग माँ बाप अकेले रहते हैं। बेटा किसी और शहर में नौकरी कर रहा है या फिर बेटी कहीं और है, देश में या देश के बाहर, और वो लोग एक रिटायर्ड लाइफ अलग मियाँ बीवी जो बुज़ुर्ग हैं 70-80 साल की उम्र है, अकेले रहते हैं। ऐसे बुज़ुर्ग माँ बाप के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, और ये कहानी उन माँ बाप के लिए भी है जिनकी कोई औलाद नहीं है, जो बे औलाद हैं लेकिन तन्हा है, मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं, उम्र हो चुकी है। उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो अपने आस पड़ोस के लोग या जो भी रिश्तेदार हैं उनसे बीच बीच में ज़रूर बात करें। अगर उन्हें कोई परेशानी है तो शेयर करें, अगर शेयर करेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है। ये कहानी आज एक ऐसे बुज़ुर्ग हस्बैंड वाइफ की है जो अगर अपनी तकलीफ़, अपनी चीज़ों को सिर्फ शेयर कर लेते तो शायद उनकी जान नहीं जाती। दिल को कचोट देने वाली ये कहानी है कर्नाटक के बेलगावी की। बेलगावी में एक गांव है बिड़ी। इसी गांव में एक परिवार रहा करता था, डी नाजरत और फ्लेवियाना नाजरत, ये हस्बैंड वाइफ। डी नाजरत साहब की उम्र करीब 83 ईयर ओल्ड थे वो, और फ्लावानिया नाजरत की उम्र 78 साल। 83 साल के हस्बैंड, 78 साल की पत्नी, दोनों बुजुर्ग बे औलाद, इनकी कोई औलाद नहीं। ये अपनी रिटायर्ड लाइफ इस कर्नाटका के एक खूबसूरत से गांव में बिता रहे थे। एक इन्होंने खूबसूरत सा घर बना रखा था, और इस घर का इन्होंने बाकायदा एक नाम रखा था, सबीना विला। सबीना असल में डी नाजरत साहब की माँ का नाम था, और अपनी माँ के नाम पर उन्होंने ये खूबसूरत सा एक घर बनाया था। हस्बैंड वाइफ दोनों अकेले रहते। 83 साल की उम्र होने के बावजूद डी नाजरत कभी किसी से मदद नहीं लेते, यहाँ तक कि चाय भी वो खुद बनाकर पीते थे। दोनों घर के सारे काम खुद करते। इलाके के सेंट सेबेस्टियन चर्च जाते, चर्च के प्रेयर में हिस्सा लेते। इसके अलावा लेकिन पड़ोसियों से, बाकी गाँव के जो फंक्शन, बाकी चीज़ें होती उससे बड़े कटे रहते थे। सिर्फ ज़रूरी सामान लेने के लिए ये दोनों घर से बाहर निकलते या फिर घर में ही रहते। रिश्तेदारों से भी बहुत कम बातचीत होती, उम्र भी इतनी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी मार्च 27, अभी लास्ट मंथ की बात है, गांव के एक चर्च से कुछ लोग, सेंट सेबेस्टियन चर्च के कुछ कार्यकर्ता इनके घर पर पहुंचते, क्योंकि इसी चर्च में वो हर प्रेयर में जाया करते थे, और कुछ एक चर्च का फंक्शन था, उसके लिए डोनेशन लेने के लिए 200 रुपये गए। इन्होंने इस सबीना विला में घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला नहीं। बाहर का मेन गेट था, इन्होंने गेट पे जो छोटा सा होता है जिसको आप लोहे का खोल सकते हैं, तो वो खोल कर जब अंदर गए तो अंदर मेन दरवाजे के पास अचानक उन लोगों को खून के निशान मिले। वो चौंके, आवाज़ दी, कोई अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है, फ़ौरन उन लोगों ने पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस मौके पर आती है, घर के अंदर दाखिल होती है। जो पहला दरवाज़ा खुलता है उसके पास एक पूल जैसी जगह थी, वहाँ पर मिस्टर डी नाजरत की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। पुलिस अंदर गई तो बेड पर उनकी वाइफ फ्लेवियाना की लाश पड़ी थी, पर उनके जिस्म पर कोई खून के निशान नहीं थे। पुलिस लाश को उठाकर अस्पताल भेजती है, पोस्टमार्टम होता है। पता चलता है कि फ्लेवियाना की मौत जहर की वजह से हुई, और डी नाजरत की जब बॉडी को चेक किया गया तो पता चला कि उनकी कलाई कटी हुई है, गला कटा हुआ है, शायद उन्होंने खुद की जान ले ली थी। तलाशी के दौरान अब पुलिस को कमरे में टेबल पर रखा 2 पन्नों का एक नोट मिलता है, और उस 2 पन्ने में पूरी कहानी थी। कहानी आज के एक नए सबसे ख़तरनाक क्राइम, साइबर फ्रॉड की कहानी, बुज़ुर्गों के तन्हा रहने की, और कहानी अपनी बातचीत किसी और से न शेयर करने के एवज़ में जो अंजाम होता है उसकी।
इसीलिए मैंने शुरू में कहा था। इस 2 पन्नों के नोट में जो पूरी कहानी थी उसमें लिखा था कि जनवरी में एक फ़ोन आता है डीन हजरत के पास। फ़ोन करने वाला कहता है कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, और आपका जो सिम है, आपने जो सिम अपने नाम पर रजिस्टर करा रखा है, उस सिम से कुछ लोगों को गलत मैसेज, अश्लील मैसेज, राष्ट्र विरोधी मैसेज, ये सारी चीज़ें सर्कुलेट की जा रही हैं और कानूनन ये गलत है। तो इसीलिए अब आप हमारे सीनियर अफसर से बात करें। इसके बाद सीनियर अफसर को एक फ़ोन दिया जाता है ये कहकर कि ये क्राइम ब्रांच के सबसे सीनियर अफसर हैं। अब वो फ़ोन पर बातचीत होती है, उन्हें कहा जाता है कि आपके फ़ोन का मिसयूज़ आप कर रहे हैं, आप लोगों को डरा धमका रहे हैं, आप एंटी नेशनल चीज़ें कर रहे हैं। अब वो अपनी सफाई देते हैं। 83 साल के बुज़ुर्ग ये सब सुनकर पूरी ज़िंदगी की अब क्या बुढ़ापे में झेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें सीधे सीधे आपकी अरेस्टिंग है। तो कुछ चीज़ें बता, उन्होंने अपनी सफाई दी तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर फ़ॉरेन से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने धमकाया नहीं, किसी से पैसे वसूले नहीं हैं, तो अपनी कुछ डिटेल दीजिए। उन्होंने अब डिटेल के नाम पे पूछा आपके पास एफडी क्या है, एफडी की डिटेल क्या है, कितने शेयर्स हैं उसकी डिटेल क्या है, ज़मीन है, घर की प्रॉपर्टी, कागजात, वो सब क्या है, ये सारी जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके ख़िलाफ़ केस बनता है और फिर इस केस से बचने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अब हस्बैंड वाइफ दोनों इस बात को आपस में शेयर करते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती। उन्हें लगता है कि बाहर बताएंगे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब दोनों परेशान। इसके बाद 22 अलग अलग बैंकों के अकाउंट में अगले 2 महीने तक, जनवरी 27 को पहला कॉल आया था, उसके बाद फरवरी और 27 मार्च को इन दोनों की मौत हुई थी। 2 महीने तक 22 बैंकों में कुल मिलाकर इन्होंने 59 लाख और 63,000 59,63,000 रुपीज़ 22 अलग अलग अकाउंट में डाल दी। इसके बाद भी फ़ोन आना बंद नहीं हुआ, धमकी देना बंद नहीं हुआ। इस दौरान में इन्होंने अपने 2 दोस्तों से 5 लाख रुपए कर्ज लिए, एक चर्च के ही प्रीस्ट से 50,000 रुपये उधार लिए, 7.15 लाख 7,15,000 की इन्होंने गोल्ड और ये सारी चीज़ें जो गोल्ड लोन देती है उसके यहाँ गिरवी रखकर 7,15,000 रुपये दिए। जितनी सेविंग थी वो सब दे दी। 59,63,000 रुपये 2 महीने में 22 अलग अलग बैंकों में इस फ़ोन पे जो धमकियां मिली उसके ज़रिए इन्होंने ये सारे पैसे जमा कर दिए। इसके बाद इन्होंने लिखा कि अब मेरे पास ना पैसे हैं ना और कोई चीज़ जो गिरवी रख सकते हैं, और अब हम थक गए। 83 और 78 साल की उम्र में अगर हमें कुछ होता है, हम गिरफ्तार होते हैं, तो फिर उससे अच्छा है कि मर जाए। और इसीलिए हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया और 27 मार्च को इन दोनों ने अपनी जान दे दी। अब इस 2 पन्ने के नोट में पूरी कहानी पढ़ने के बाद पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट से फ़ोन तो आया, फ़ोन के जो डिटेल निकाले गए, अब ये था कि क्या ये लोग डिजिटल अरेस्ट हुए, लेकिन उनमें से कोई भी 2 महीने में कॉल 5 मिनट ज़्यादा का वीडियो कॉल नहीं था। डिजिटल अरेस्ट अमूमन 5 मिनट के लिए नहीं होता। तो पुलिस को पता चल गया कि ये डिजिटल अरेस्ट का खेल नहीं था। जितने नंबर थे वो सारे फ़ोन वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP एक है जिसके ज़रिए आप ट्रेस नहीं कर पाते हैं, उनसे किए गए थे। VoIP से कॉल आता था और ये जब कॉल की डिटेल तलाशी गई तो पता चला कि इसके तार दुबई से मिल रहे हैं। जो पहला इन्होंने कॉल किया था वो 27 जनवरी को किया था
और इसके बाद अगले 2 महीने में ये कॉल आते रहे लगातार और ये पैसे देते रहे। अब जब सारी चीज़ें हो गई, 27 मार्च के बाद से लेकर आज हम 11 अप्रैल में बैठे हैं, पुलिस ने FIR तो दर्ज कर लिया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 नाम उस नोट में लिखे हैं जो लोग फ़ोन करके इन्हें बताते थे और जिनके कहने पर ये पैसे देते थे, वरना ये था कि आप कॉम अरेस्ट करेंगे। उस नोट में इन्होंने 2 और बड़ी मार्मिक चीज़ लिखी। एक लिखा कि उनकी पत्नी की निशानी के तौर पर कुछ कंगन हैं, कुछ कान की बालियां हैं, कुछ चूड़ियां हैं। तमाम मुसीबत के बावजूद हमने वो गिरवी नहीं रखी, वो बेचा नहीं। तो उन सारी चीज़ों को बेचकर जिनसे हमने कर्ज लिया है, 5 लाख रुपए 2 दोस्तों से और 50,000 रुपये उस प्रीस से, वो सब बेचकर उनको पैसे चुका दें। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि जो हमारी दोनों की बॉडी है वो एक मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए डोनेट कर दिया जाए, उनका अंतिम संस्कार ना हो। उनकी आखिरी ख्वाहिश के हिसाब से पुलिस ने यही किया, उनकी बॉडी को रिसर्च के लिए अस्पताल को डोनेट कर दिया। अब जब इन दोनों की पूरी कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि डी नाजरत यहीं स्कूल में 10वीं तक पढ़े, इसी बीड़ी गांव में बेलगावी के। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो मुंबई चले गए। मुंबई से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर मुंबई में ही सेक्रेटरीट में, महाराष्ट्र सरकार के सचिवालय में उनकी नौकरी लग गई। उन्होंने वहीं नौकरी की। 1995 में वो रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो अब अपने पैतृक गांव चलते हैं। दोनों पति पत्नी रिटायरमेंट के बाद इस गांव में लौटे। इन्होंने एक खूबसूरत सा घर बनाया अपनी माँ के नाम पर, सबीना विला, और दोनों वहीं रहने लगे। इनके घर से कुछ ही दूरी पर इनके एक रिश्तेदार भी रहते थे। उन रिश्तेदार ने बाद में जब ये सच्चाई सामने आई तब बताया कि वो दोनों इतने खुददार लोग थे कि कभी किसी से कोई काम नहीं करवाते थे। इस उम्र में भी 80 पार होने के बाद सब कुछ खुद से करते थे। बस एक कसक थी, उन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। अपना वक्त वो प्रेयर में या फिर घर के अंदर गुजारते। कभी किसी से मदद नहीं ली, लोगों की मदद ज़रूर की, बट अफसोस उस रिश्तेदार को इस बात का है कि अगर एक बार, सिर्फ एक बार वो अपनी इस परेशानी को शेयर कर लेते किसी भी अपने ख़ास दोस्त से, चर्च में प्रीस्ट से, रिश्तेदार से, किस तरह के फ़ोन आ रहे हैं, तो शायद ये नौबत नहीं आती और उन्हें ये बताया जा सकता था कि एक साइबर फ्रॉड नाम की एक चीज़ चल रही है। लेकिन इज्जत और शर्म के मारे वो खामोश रहे और इस तरह से अंत दुखद हो। इसीलिए मैंने जो शुरू में कहा था कि अगर कभी ऐसी कोई चीज़ हो तो उसे शेयर ज़रूर करें। ये सोचकर मुंह बंद मत रखिए कि लोग क्या कहेंगे, इज्जत का क्या होगा, समाज क्या सोचेगी, कोई मतलब नहीं है। आप साफ सुथरे हैं, आप पाक हैं, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद अब वहाँ की पुलिस लोगों से अपील कर रही है, ख़ासतौर पर ऐसे बुज़ुर्ग जो तन्हा रहते हैं, जिनके बच्चे वहाँ नहीं हैं, कि अगर ऐसा कभी कोई कॉल आता है, कभी कुछ होता है, आप शेयर कीजिए, आप बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। अगर नाजरत फैमिली ये कदम उठा लेती जनवरी में ही, तो शायद फिर ये आखिरी कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अफसोस, इसीलिए मैंने कहा कि जिन बच्चों के बुज़ुर्ग माँ बाप तनहा रहते हैं, वो ज़रूर उनसे बात करें, लगातार बात करें, कोई भी ऐसी चीज़ हो उससे शेयर करें, उनका ख्याल रखें। और जिनकी कोई औलाद नहीं है, उन बुज़ुर्ग माँ बाप से गुजारिश यही है कि वो भी कभी कुछ हो तो अपने किसी ख़ास दोस्त से, रिश्तेदार से, पड़ोसी से, इन सब से ना हो तो पुलिस से शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह के अफसोसनाक हादसे ना हो।